Good morning to all my dear students of class 7th. Today's class is of the subject Social Studies, Civics, Chapter 1. The name of the chapter is On Equality. So let's begin the explanation of the chapter now. So first main important thing of this chapter is that beta I have underlined the words in red pen. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है, जिसको आप भी अंडरलाइन करेंगे. मैं मीनिंग साथ साथ बताती जाऊंगी, आप मीनिंग लिख सकते हैं या समझ सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन नाउ. द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या होता है बेटा? सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम समझेंगे इस चैप्टर की कि व्हाट इज़ इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट. व्हाट इज़ इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट, या हिंदी में समझे तो समानता. ठीक है. द एसेंस मतलब बेसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग. ठीक है. तो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी. डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक क्वालिटी क्या है? इक्वालिटी. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आवर्स एवरी अडल्ट इज़ फ्री टू वोट. हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको फ्रीडम मिला हुआ है वोट करने का. डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? वो देश जहाँ पे लोगों को अधिकार दिया जाता है अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार को चुनने का. कैसे? वोट करके. वोट कौन करता है? एक नागरिक जो एक पर्टिकुलर एज का हो. हर देश में शायद अलग एज होगी. हमारे देश में ये उम्र है 18 साल. हमारे देश का हर एक नागरिक जो 18 साल या 18 साल से ऊपर है उसके पास वोट करने का अधिकार है अपनी गवर्नमेंट को चुनने के लिए. ठीक है. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज. In a democratic country like India, all the citizens who are above 18 years of age, irrespective of education, irrespective का मतलब not taking something into account, not taking something into account of education, race, caste, religion, color और gender have the right to vote. ये कह रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये हुआ कि हर एक एडल्ट व्यक्ति जो 18 साल या 18 साल से ऊपर है, जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है, उसके पास वोट करने का अधिकार है. ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी जात क्या है, वो किस रिलीजन का है या क्या है. नो डिफरेंस. हर एक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है जिसकी उम्र 18 ईयर्स या 18 ईयर्स के ऊपर है. दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. This universal adult franchise is one of the most important characteristics of our country. It instills का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को जब हम कोई चीज़ समझाते हैं तो वो उस चीज़ को फील करे या समझे तो उसको कहते हैं instills. A sense of pride and equality among the citizens. Even the poor people get a feeling of self-worth and self-confidence. But as a matter of practice, in a country like India, it is not so much successful. देर आर वेरियस रीजन्स फॉर इट. इलिटरेसी मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको इलिटरेट कहते हैं. एंड पावर्टी मतलब गरीबी आर द प्राइम फैक्टर्स विच मेक पीपल इन इंडिया टू एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज इवन दो दे हैव द राइट टू वोट. इक्वालिटी बिफोर लॉ. The rule of law states the supremacy. Supremacy का मतलब the state of being the most powerful. The state of being the most powerful of law, which means that all persons, individuals and government are subject to law. The Indian Constitution recognizes every person equal before the law, which means that law is supreme and all people, big or small, are equal before the law. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान. ठीक है. क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया रन्स. ठीक है. या सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री रन्स. यह मैं इंडिया के आधार पे मैं बोलूँ तो संविधान एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जिसके आधार पे वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग चलते हैं. ठीक है.
Everybody has to abide by the law and anybody who violates the law is punished according to the law. ये कह रहा है कि हर एक इंसान को भारत संविधान के अकॉर्डिंग चलना होगा. अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इस लॉ को तोड़ता है तो उसको पनिश मिलेगा. पनिशमेंट वो मिलेगी जो ऑलरेडी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक अपराध करने की पनिशमेंट लिखी हुई है. दिस इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी सो एज टू प्रिजर्व द true nature of a democratic society where everyone's dignity is respected. No man is considered above law. Law से ऊपर किसी को भी नहीं रखा गया. In nutshell, it states that all are subject to laws and no one enjoys any special privileges. No one is exempted from law. ये कह रहा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लॉ के आगे, यानी कि अगर आप कोर्ट में खड़े हो, कोर्ट में अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है. एक व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है, उसने मर्डर किया है, और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति खड़ा है जो गरीब है, कह लो सब्जी बेचता है, ठीक है, उसने भी मर्डर किया है. तो जो कोर्ट फैसला देगी या जो जज फैसला लेगा वो किस आधार पे लेगा? इस आधार पे नहीं लगेगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है. वो एक फैसला दोनों को सुनाएगा जो पनिशमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मर्डर के लिए लिखी है. अगर ये लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करता है तो उसको फांसी की सज़ा होगी, तो दोनों को सेम सज़ा सुनाएगी जज या सुनाएंगे जज. ये इस आधार पे नहीं कि वो अमीर है गरीब है या वो किस कास्ट का है या वो किस रिलीजन का है. तो ये टॉपिक यही समझाता है कि लॉ के आगे हर एक व्यक्ति समान है, इक्वल है. ठीक है. प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The Article 15 of our Constitution states that no discrimination can be made among people on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. It states the following. ये वही लाइन है जो अभी मैंने आपको समझाई है. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों के बीच में उनके रिलीजन, कास्ट या रेस के आधार पर. The state shall not discriminate against any citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. No citizen shall on the ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability. Disability का क्या मतलब होता है? The state of being unable to use a part of body. ठीक है. Restriction. Restriction का मतलब नियम या कानून या पाबंदी लगाना. और condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment or the use of well, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained whole or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public. ये क्या कह रहा है कि किसी भी सिटीजन्स को पब्लिक रेस्टोरेंट, शॉप, होटल या इन जगहों पे जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कि तुम अगर नीची जात के हो या तुम अगर काले हो या तुम अगर इस जात से बिलोंग करते हो तो तुम्हें हम इस जगह पे नहीं घुसने देंगे या तुम्हें कुआं नहीं यूज़ करने देंगे या इस घाट पे तुम जाके नहा नहीं सकते. तो ये दिया हुआ है कि आप किसी के साथ डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. इसमें ये कह रहा है कि इस आर्टिकल के आधार पर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं. ठीक है. नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन एनी क्लॉज 2 और आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. नेक्स्ट इज सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी मतलब वो इनइक्वालिटी, वो भेदभाव जो हमारे साथ हमारी सोसाइटी में होता है. Our society has always been a prey to school and economic inequalities. Social inequalities are due to caste system. Social equality हमारी सोसाइटी में inequality पता है किस वजह से होती है? कास्ट सिस्टम की वजह से. अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा है तो हम उसको इक्वल दर्जा नहीं देते.
जो कि गलत है। अगर आपके घर में काम करने वाले को आप रिस्पेक्ट देना भी शुरू करेंगे तो देखिए वो आपके प्रति कितना आभार व्यक्त करेगा, कितना थैंकफुल होगा या कितना खुश हो जाएगा। ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया। कास्ट के आधार पे जब आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन करते हो, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, भेदभाव करना, इनइक्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कई जगह बेटा हमारे सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई फीमेल है तो क्या होता है, कई बार डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। जैसे अगर एक घर में 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, तो पता चले 2 लड़के हैं तो उनको अच्छे स्कूलों में या इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजा जा रहा है, लड़कियों को हिंदी मीडियम में डाल देते हैं ये बोल के कि अरे आगे तो उनकी शादी होनी है, इन्हें तो घर पे ही काम करना है, जो कि गलत है। इसको कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक महिला के साथ शादी के बाद कुछ ऐसी पाबंदियां लगाना कि आपको यही पहनना है या आपको इसी के अनुसार चलना है, तो ये चेंजेस एक आदमी की ज़िंदगी में क्यों नहीं किए जाते? उसकी भी तो शादी हुई है। तो इसको कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मेल और फीमेल या लड़की और लड़के के बीच में जब हम डिफरेंस करते हैं तो उसको कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन मतलब पैसा कमाने वालों पर। जैसे इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा कमाना। 3 सेक्टर्स होते हैं पैसा कमाने के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर जहाँ पे फार्मिंग, फिशिंग ये सब होता है। सेकेंडरी में आ गया आपका वीविंग यानी कि सिलाई बुनाई वगैरह। टर्जरी में आपका आ गया टीचिंग वगैरह। ठीक है। तो जब लोग पैसा जैसा कमाते हैं ना, उसको कई बार इज्जत भी लोग वैसे ही देते हैं। एक गरीब आदमी है तो इतना इज्जत उसको नहीं मिलेगी 10 लोगों के बीच में, लेकिन वहीं पे अगर कोई डॉक्टर, टीचर या ऐसा कोई आ जाएगा तो उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलने लगती है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशनल बैकवर्डनेस। एजुकेशनल बैकवर्डनेस क्या होता है? एजुकेशनल बैकवर्डनेस का मतलब ये है कि एक इंसान जो कि इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, आप 4 लोग खड़े हैं, 3 लोग पढ़े लिखे हैं, 1 लोग पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप उसको ऐसी नज़रों से देखोगे अरे इसको तो कुछ आता नहीं है, अरे ये तो बेवकूफ़ है। तो कई बार क्या होता है बेटा, हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एजुकेशनल बैकवर्डनेस। Next topic is government effort to implement equality assured by the Constitution. In this paragraph, it is told that our government of India वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुकी हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ईच इंडिविजुअल। इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स। बेटा हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, राइट टू स्पीक अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। इस तरीके के राइट्स हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। इसी के साथ कुछ फ्रीडम्स भी, कुछ ड्यूटीज़ भी हमारी बनती हैं। ठीक है, अगर हमको कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ पावर्स दी गई हैं, तो हमारी बदले में कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं हमारे देश के प्रति। गवर्नमेंट ने कई चीज़ें ऐसी करी हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में ख़त्म होना शुरू हो। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में नीची जात वालों के लिए कई सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं, जैसे फ्री फीस, आपको फ़ीस नहीं लगेगी पढ़ाने पे, बुक्स मिलती हैं, इवन खाना मिलता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ मिड डे मील। गवर्नमेंट स्कूल में जो खाना गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वहाँ पढ़ते गरीब बच्चों के लिए उसको मिड डे मील कहते हैं। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन प्राइवेट स्कूल्स। गवर्नमेंट ने ये एक लाइन साफ बोली हुई है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल वाले किसी भी बच्चे का एडमिशन इस बिहाफ पे नहीं लेंगे कि उसकी कास्ट क्या है। बच्चे के टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने स्कूल में एडमिशन लेना है। आप किसी भी बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट नहीं कर सकते ये बोल के कि ये निचली जाति का है। ठीक है।
Next page, page number 152. Civil rights movement. Civil rights movement. Civil rights are the rights necessary to ensure one's ability to participate in the civil and political life of the state without discrimination. It includes equal treatment of all people with respect to protection by the law and the enjoyment of life, liberty and property. Liberty मतलब बेटा होता है freedom, ठीक है? Like India, many other countries are also struggling over the issues of equalities. For example, in the United States of America, people were divided into two groups of the whites Americans and the blacks African Americans. It was because the ancestors यानी हमारे बाप दादा, ठीक है, हमारे पूर्वज African Americans were once the slaves who were brought from Africa. African Americans were treated extremely unequally and denied equality before life. They had no civil and political rights. For example, when traveling in a bus, they blacks had to sit at the back of the bus or leave their seat for a white person. There were separate lunch counters for blacks and whites and separate schools for blacks and whites. They were not allowed to mix with the whites. In order to fight for equality, the civil rights movement started. Civil rights movement began in USA in 1950s, in which African American people demanded equal rights and an end to racial discrimination. This movement initiated on 1st December 1955 with the incidents that happened with Rosa Parks. Rosa Parks was an African American woman. She was tired from a long day at work, so she refused to surrender her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal led to her arrest. This started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated, and this came to be known as the Civil Rights Movement. Martin Luther King was an inspiration to the people during the American Civil Rights Movement, and he showed his followers the path of non-violence, peaceful resistance in opposition to black domination. इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको समझाती हूँ. एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसका एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है. किनसे? ब्लैक लोगों से. ब्लैक यानी कि जिनका कलर डार्क है, काले रंग के लोग, ठीक है. वहाँ पे काले और गोरों में बहुत डिफरेंस होता है. ये डिफरेंस किस वजह से होता है कि उनके लिए स्कूल अलग बने हुए हैं, गोरों के लिए अलग, काले लोगों के लिए अलग, ठीक है. खाने के काउंटर्स अलग होते हैं, ब्लैक लोगों के लिए अलग, वाइट लोगों के लिए अलग, ठीक है. ये इंसिडेंस स्टार्ट बेसिकली कैसे हुआ? रोज़ा पार्क्स नामक एक लड़की, एक फीमेल थी जो अपने काम से बहुत थकी हुई थी. वो एक ब्लैक वुमेन थी, ठीक है. तो वो बस से कहीं जा रही थी और बस में एक वाइट आदमी चढ़ा. उन्होंने अपनी सीट उसको नहीं दी बैठने के लिए. बस में भी सिस्टम बना हुआ था कि पीछे ब्लैक लोग बैठेंगे, आगे वाइट लोग, हर जगह डिफरेंस था. इस वजह से उनको जेल हो गई. तो ये कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने सिर्फ अपनी बस की सीट एक गोरे आदमी को नहीं दी, इस वजह से उनको जेल हो गई, जिसकी वजह से सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट किया. सबसे पहले इंसान जो मार्टिन लूथर किंग है, इन्होंने कहा कि हम अपने खिलाफ हो रहे डिफरेंस को पीसफुली सॉर्ट करेंगे, लड़ाई झगड़े से नहीं, नॉन वायलेंस से करेंगे, बिना लड़ाई झगड़े के, ठीक है. Through the struggle of the black people, Civil Rights Act came into force in 1964. ब्लैक लोगों ने जब रोज़ा पार्क्स के अरेस्ट को लेके आवाज़ उठाई, ठीक है, तो उनके लिए एक एक्ट पास हुआ 1964 में. It banned discrimination on the basis of race, religion और national origin. अमेरिका में ये बैन हो गया कि आप गोरे और कालों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. All schools were open to African American. अब स्कूल्स में भी काले लोगों का एडमिशन शुरू हो गया अमेरिका में. All citizens were equal before law and enjoyed equal protection of law. सारे लोग अमेरिका में क्या हो गया? इक्वल बिफोर लॉ हो गए. यानी कि मार्टिन लूथर किंग का बहुत बड़ा हाथ था काले लोगों को अमेरिका में जस्टिस दिलाने के लिए. नाउ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी. फ्यू डिकेड्स अगो अपर कास्ट पीपल डोमिनेटेड ऑल स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी लाइक पॉलिटिक्स,
ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है द सिस्टम ऑफ ऑफिशियल रूल्स, ठीक है। एजुकेशन, Meher caste people were not allowed into the village and lived outside the village area. They were very poor, owned no land. Dr. Bhimrao Ambedkar, who belonged to this caste, fought for the rights of the Dalits. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि एक दलित थे, किस कास्ट के थे? दलित थे, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर would belong to this caste fought for the rights of the Dalits. The movement led by him had an impact on the Indian Constitution. He urged, उन्होंने force किया Dalits to take various types of government jobs in order to move out of the caste system. Due to this, the other leaders' great efforts. Now we can see the class once considered as untouchables. Untouchables मतलब कि पहले नीचे जात वाले लोगों को लोग कहते थे कि हम छू लेंगे तो गंदे हो जाएंगे, तो उनको बुलाते थे अनटचेबल्स। हैज़ नाउ ऑक्युपाइड मैनी प्रोमिनेंट प्लेसेस एवरीवेयर। सच अ सिचुएशन अफेक्ट्स आवर सोसाइटी, सो देयर इज़ ऑलवेज अ रिगोरस स्ट्रगल। रिगोरस स्ट्रगल का क्या मतलब होता है? जो बहुत केयरफुली किया हो, डन वेरी केयरफुली, for the equal recognition and respect for all the person, which is a great challenge. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ है नीची जाति वाले लोगों को इम्पोर्टेंस दिलाने में इंडिया में, ठीक है। ये जिस गांव में रहते थे वहाँ पे दलित लोगों को एक अलग सी जगह दी गई हुई थी और नीची जाति के लोग माना जाता था जिन्हें इक्वालिटी से नहीं देखा जाता था। इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों को, दलित लोगों को प्रेरणा दी कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करिए, पढ़िए लिखिए, ऐसा काम करिए कि लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करें, आपको इक्वालिटी मिले, ठीक है। इससे क्या हुआ? लोगों को भी समझ आया और गवर्नमेंट ने भी दलित लोगों को, नीची जाति वाले लोगों को समानता से देखना शुरू किया, लोगों को समझाया कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। दिस चैप्टर्स, exercises and question answers we have already completed before. Thank you very much.